नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। राजस्व से संबंधित हमारी तीसरी सीरीज है। इसमें हम जानेंगे कंपनी के शासन के बारे में। भारत पर व्यापार करने आई कंपनी ईस्ट इंडियन कंपनी कैसे हमारे ऊपर राज करने लगती है, उससे संबंधित कुछ नियम कानून हम जानेंगे। शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की जाएगी, क्योंकि ये पहला कानून था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि कंपनी किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी थी, टैक्स गवर्नमेंट को नहीं चुका रही थी। ये सब चीजों को देखते हुए सरकार ने इन पर कंट्रोल लगाना शुरू कर दिया। सिर्फ कंट्रोल लगाया था, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक ये दोनों कार्य करने का अधिकार अभी किसके पास था? कंपनी के पास था। कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों काम कर रही थी। इनके ऊपर हेड बनकर कंपनी का कौन था? वो ब्रिटिश सरकार थी। ये पहला कदम था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वो पहला कदम कौन सा था जिसमें कंपनी पर कंट्रोल या नियंत्रण लगा दिया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला कदम था जो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर लगाया था। इसके अंदर कुछ विशेषताएं इसकी हैं, वो हम जान लेते हैं। क्या विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। पहला, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। देखिए क्वेश्चन यहां दो तरह से बनता है। एक, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पे आके बंबई मद्रास के गवर्नर्स को, बंबई और मद्रास के गवर्नर्स को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। बंगाल के अधीन कर दिया गया था, इसलिए इसे नाम दिया गया गवर्नर जनरल। पहले इन तीनों के गवर्नर्स अलग हुआ करते थे। प्रिंसली स्टेट्स के गवर्नर्स अलग हुआ करते थे। अलग होने की वजह से इन्हें गवर्नर बोला जाता था। उसके बाद गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। इनकी हेल्प करने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना कर दी गई। गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की परिषद बना दी गई। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 में एक्ट आया। उसके अगले साल 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है कलकत्ता में। तो कहां पर खुला? पहला कलकत्ता में खोला, 1774 में खोला। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे को बनाया गया। ये 4 सदस्य थे, यानी कि 4 न्यायाधीश थे। एक इसमें मुख्य था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो मुख्य का नाम क्या था? लॉर्ड एलिजा इम्पे। इसमें कंपनी को उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। देखिए हमने कल जाना था कि किस तरह से कंपनी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी थी। इसी चीज को देखते हुए क्या किया गया, कंपनी को लोगों से, जो यहाँ पर लोग थे जो अपना काम करवाने के लिए पैसे दिया करते थे कंपनी को, उनको उपहार और रिश्वत देना प्रतिबंधित कर दिया। यानी कि कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया गया कि वो अब लोगों से कोई भी उपहार नहीं ले सकते थे, रिश्वत नहीं ले सकते थे। इनके साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के ऊपर ये प्रतिनिधि थे ब्रिटिश सरकार के, जो कंट्रोल करते थे ब्रिटिश को। ठीक है, 4 सदस्यीय जो कार्यकारी परिषद थी ये मदद करती थी गवर्नर जनरल की, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कंट्रोल करती थी गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को। इसके साथ राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी देना आवश्यक कर दिया गया कि कंपनी अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को राजस्व की, यहाँ के नागरिकों की और यहाँ के सैनिक मामलों की जानकारी उपलब्ध कराएगी, कुछ भी छोड़ेगी नहीं। इसके बाद एक ये सब चीज जब उन्होंने बना ली तो 1781 में
1781 में एक संशोधन अधिनियम बिल आता है। ये बिल इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के खामियों को दूर करने के लिए आया था, इसलिए इसका नाम बंदोबस्त कानून भी है, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो 1781 का जो संशोधन अधिनियम था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां रह गई थी, जो खामियां थी, उन खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था। एक बार जब इसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर 1781 की तरफ वापस आएंगे। क्या क्या हुआ था 1773 में? पहला स्टेप था, पहला कदम था संसद का, जो कंपनी पर लगाया गया था। इसमें क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल की गवर्नर के अधीन कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल के पद के अधीन कर दिया गया। एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बना दी गई इनकी मदद करने के लिए। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई और प्रथम चीफ जज बनाया गया एलिजा इम्पे को। 4 सदस्य, जिसमें 4 न्यायाधीश थे। उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोलिंग के लिए, कंपनी के ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए, गवर्नर जनरल पर कंट्रोल लगाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया। साथ ही राजस्व और नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। तो आइए अब आगे देखते हैं 1781 के संशोधन अधिनियम बिल को। आइए देखते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। ये संशोधन अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था। उसमें कुछ खामियां जो रह गई थी, उन खामियों को दूर करने के लिए ये 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। इसी वजह से इसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने कि किस अधिनियम को या किस एक्ट को बंदोबस्त कानून नाम दिया गया, तो 1781 संशोधन अधिनियम को। इसकी विशेषता जान लेते हैं। देखिए 1773 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उस न्यायालय के अंतर्गत कुछ चीजें रखी गई, जिसे गवर्नर जनरल को उसके अधीन कर दिया गया था और काउंसिलिंग को उसके अधीन कर दिया गया था। जो 4 सदस्यीय काउंसिलिंग गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। इसमें वही चीजें अलग कर दी गई। देखिए हुआ क्या था, वारेन हेस्टिंग्स को कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया था। उन्होंने इन चीजों की शर्त रखी कि मैं तभी आगे कार्यकाल बढ़ाऊंगा अपना, तब आप इन नियमों में छूट प्रदान कर देंगे। तो क्या क्या नियम थे? एक तो थे सर्वोच्च न्यायालय से जो बरी हुए हैं, जो कानून सर्वोच्च न्यायालय से बरी हुए हैं, उसमें है पहले नंबर पे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय से बरी कर दिया गया, यानी कि उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा अगर वो अपने पद पर रहते हुए किसी कार्यवाही करता है तो। दूसरा आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग वो काउंसलिंग थी जो गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। इसको भी सर्वोच्च न्यायालय के से बरी कर दिया गया। तीसरा है कंपनी के सेवक। जो सेवक यानी कि जो कर्मचारी कंपनी में काम करते थे, उन्हें भी सर्वोच्च न्यायालय से बरी रखा गया। राजस्व संबंधी मामले, जितने भी राजस्व संबंधी मामले थे, उन मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय से बरी कर दिया गया। मतलब राजस्व वसूलने का जो अधिकार था, उसमें वो किसी तरह से भी राजस्व वसूल सकते थे। इसके लिए कोई भी कानून न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता था। ये सर्वोच्च न्यायालय से बरी कर दिए गए, यानी कि इनके लिए कोई सजा का प्रावधान अब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के जो अधीन थे, उन्हें देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अधीन आएंगे। फर्स्ट था कलकत्ता के निवासियों को इसके अधीन कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, तो वहां पर रहने वाले जितने भी निवासी थे, उन सभी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन कर दिया गया, यानी कि उन पर जो केस चलेगा वो कलकत्ता न्यायालय के अंदर ही चलने लगा। दूसरा, हिंदू व मुसलमानों के निजी हिसाब से मामले तय किए जाने लगे, अर्थात हिंदू को
हिंदुओं के कानून के हिसाब से और मुसलमानों को मुसलमान के कानून के हिसाब से, यानी कि उनके जो धार्मिक कुछ नियम कायदे हैं उनके हिसाब से उन पर आरोप तय शुरू होने लगे। नंबर 3, प्रांतीय न्यायालयों की अपीलें गवर्नर जनरल के अधीन, यानी कि जो प्रांत में न्यायालय थे उन प्रांतों में न्यायालयों की जो अपील थी, यानी कि जो जैसे अभी होता है अपील की जाती है छोटे से बड़े में, उसी तरह से जो प्रांत में न्यायालय थे वो प्रांत के न्यायालय अपील करते थे पहले सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन अब क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की जगह किया गया कि वो अपील करेंगे गवर्नर जनरल के पास, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसमें हमने ये चीज देखी कि क्या क्या उनसे जो पहले अपने आप को बता रहे थे कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, जो खामियां रह गई थी, उन खामियों को दूर करने के लिए वो ये चीजें लेकर आ गए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं कि राजस्व संबंधी मामले किस अधिनियम के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से अलग किए गए, तो 1781 संशोधन अधिनियम। हिंदू मुसलमानों को के मामले तय किए गए 1781 संशोधन अधिनियम के आधार पर। इसी तरह से आगे और बिल आए, इनके जो इन्होंने बिल बनाए वो टाइम टाइम के बिल आते रहे। आज की वीडियो में हम यही चीजें देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम। अब कल एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे छोटे छोटे प्रयास आपको अच्छे लगते हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।